गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट 2 में आज हम एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी करते हैं। जे.एस. मिल ने अपनी एक डेफिनेशन दी है जिसमें उन्होंने बताया द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ दैट मैक्सिमम गेनफुल यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ पॉसिबल थ्रू इट। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही एक लाभ है, एडवांटेज है कि इससे दुनिया के जितने भी उत्पादक शक्तियाँ हैं उसका अधिकतम यूज़ हो सका है या सक्षम उपयोग हो सकता है। राइट। आगे है कि फॉर डेवलप कंट्रीज़, यानी डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड का इम्पॉर्टेंट है। फॉर डेवलप कंट्रीज़ इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द ब्लड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स। यानी एक विकसित देश के लिए उतना ही महत्व होता है जिस तरह से एक मानव शरीर में ब्लड का या रक्त का इम्पॉर्टेंट होता है। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड ओनली ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी उनका जितना भी इकोनॉमिक आर्थिक समृद्धि है वो इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंड करती है। नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, यानी राष्ट्रीय आय, उत्पादक, रोजगार, बचत और विनियोग भी इंटरनेशनल ट्रेड पे इफ़ेक्ट करते हैं। ऑफ दिस कंट्रीज़ आर फेयरली अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रेड, और ये जितने भी देश होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड से प्रभावित होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी जिस तरह से डेवलप कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल ट्रेड इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। दिस कंट्रीज़ मेनली एक्सपोर्ट, यानी वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम अपने देश से बेचते हैं बाहर की तरफ, वो है मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, यानी वो खनिज, वन संपदा, कृषि के उत्पाद और जो भी उद्योग के कच्ची सामग्री होती हैं उसका वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, और वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट यानी आयात करते हैं पूंजीगत सामान का, मशीनरी का, और जो भी आप कह सकते हैं आधुनिकरण तकनीक आई है मार्केट में उसका वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड से। एडवांटेज, इम्पॉर्टेंस या हम कह सकते हैं मेरिट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड को हमने 2 पार्ट में पॉइंट वाइज डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एडवांटेज यानी आर्थिक लाभ, और दूसरा हमारा है नॉन इकोनॉमिक एडवांटेज यानी गैर आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ में सबसे पहला हमारा है स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन। ठीक है। सेकंड है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। थर्ड है हमारा बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि संतुलित औद्योगिकरण। फोर्थ हमारा है इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने की बचतें। फिफ्थ है हमारा राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो भी उपभोक्ता हैं उनके जीवन स्तर में कैसे वृद्धि करें या राइजिंग करें। रिलीफ इन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड नेचुरल कैलामिटीज़, या हम कह सकते हैं कि कैसे हम आर्थिक संकटों और प्राकृतिक विपदाओं में ये इंटरनेशनल ट्रेड साइड हमारा जो है सपोर्ट करता है। या तो आपके देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे या फिर हम कह सकते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगे, तो यानी हम जो विपदा आएंगी उनमें कैसा सपोर्ट कर सकता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक्सपांसन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, यानी ये जितनी भी एडवांटेज मिल रही हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, वो सारा इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पॉसिबल है। देखिए नॉन इकोनॉमिक एडवांटेज में भी हमने 5th पॉइंट बनाए हैं। फर्स्ट है आपका कल्चरल रिलेशन, यानी जो भी हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, ठीक है, रीति रिवाज से हमारा जो भी रिलेटेड रहेगा सांस्कृतिक संबंध। इंक्रीजमेंट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी इंक्रीजमेंट किसको कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में
वृद्धि करने के लिए। तो जो इंक्रीजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन है, यानी कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसी की वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है हमारा इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व भावनाओं को कैसे बढ़ाएं। फोर्थ है हमारा स्टैंड टू वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति पर कैसे बल दिया जाए। फिफ्थ है हमारा इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है और उसको बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट वाइज डिस्कशन इसका करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द मेन कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड का मुख्य कारण माना गया है वो क्या माना है, श्रम विभाजन को, ठीक है। Just as by division of labor, every worker does not produce a commodity in totally, but produce only a part of it. Similarly, in international division of labor, every country does not produce all the goods, but produce only some particular goods. यानी हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण मेन क्या माना गया है, डिवीजन ऑफ लेबर को, राइट। जिस प्रकार श्रम विभाजन प्रत्येक वस्तु को, यानी कि एवरी वर्कर डज नॉट प्रोड्यूस कमोडिटी, यानी कि वो सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, लेबर। बट प्रोड्यूस ओनली अ पार्ट ऑफ इट, यानी वो कुछ पार्ट को ही बना सकता है। उसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी क्या होता है कि एवरी कंट्री डज नॉट प्रोड्यूस, यानी सारे के सारे देश एक ही चीज़ को बना पाएँ या उसी चीज़ में अच्छे हो, सारी चीज़ों को अपने देश में बना पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल द गुड्स बट प्रोड्यूस ओनली सम पर्टिकुलर गुड्स, यानी अगर उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो उनसे वो क्या कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर गुड्स को वो बना सकते हैं, राइट। इसी तरह से एक डेफिनेशन दे रखी है आपके, कौन सी है डेफिनेशन आपके दे रखी है, बेस्ट स्टेबल की एक डेफिनेशन है, वो क्या है देखिए। बेस्ट स्टेबल ने एक डेफिनेशन दी है, दीज आर सर्वल कॉमोडिटीज which cannot be produced in sufficient quantity or at a price low enough to induce the consumer, but which could easily be obtained by means of international exchange। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेस्ट स्टेबल थे उन्होंने क्या बताया, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, यानी बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन देश में अपन लोअर प्राइसेस पे नहीं कर सकते हैं। लोअर प्राइसेस पे हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रॉ मटेरियल हो सकता है ज़्यादा हो, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ईजीली हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं, कहीं उसी दूसरे देश से उसको परचेज कर सकते हैं या उसका विनिमय कर सकते हैं, राइट। तो बेस्ट स्टेबल ने अपनी एक डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि सारी वस्तुओं को हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, सारी क्वांटिटी को हम लोअर प्राइस पे नहीं प्रोडक्ट कर सकते हैं, हम उसे इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से जहां वो लोअर प्राइस में मिल रही हैं वहां से हम परचेज कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट है हमारा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का हम अधिक से अधिक प्रयोग कैसे करें। अकॉर्डिंग टू बेस्ट स्टेबल ने एक डेफिनेशन दी है इसकी भी, द प्रोडक्टिविटी फोर्सेस ऑफ ईच कमोडिटी इज सेट फोर्स फॉर एप्लीकेशन टू दोज नेचुरल एजेंट एंड मटेरियल्स विच ऑफर द बेस्ट चांस ऑफ हाई रिटर्न so that the efficiency of each productivity unit is much increased। यानी जो बेस्ट स्टेबल थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है कि देश की उत्पादन शक्तियाँ देश के प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्र प्रयोग करती हैं, यानी जो भी देश होगा उसमें जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे उन सब का क्या कर सकता है, फ्रीली यूज़ कर सकती है, फ्रीली यूज़ कर सकती है अपने नेचुरल रिसोर्सेज का। अधिकतम लाभ की संभावनाएं कब होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिकतम लाभ की संभावना कब रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर रहेगा
तो देश की उत्पादन शक्तियों का जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। किसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? बेस्टेबल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, राइट। बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन संतुलित औद्योगिकरण। एनी कंट्री में सर्टेनिटी मेक फुल यूज़ ऑफ इट्स रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री होगी वो अपने रिसोर्सेज का अधिक से अधिक प्रयोग करती है, बट along with that may also produce such commodities for whose production it does not have full resources। यानी हम कह सकते हैं कि वो अपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है उनका तो बेटर यूटिलाइजेशन करती ही है, यानी उनका तो ध्यान रखेगी ही, साथ में उन कमोडिटीज़ को भी बना लेती हैं जिनके रिसोर्सेज उनके देश में नहीं होते हैं, और ये पॉसिबल सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हुआ है। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने की बचतें। द स्कोप ऑफ द मार्केट गेट लार्ज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिमांड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़। यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी वजह से ही मार्केट का जो लेवल है वो कितना हुआ है? बढ़ा हुआ है, यानी विस्तृत मार्केट हुआ है, और उसकी वजह से ही इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही डिमांड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी, यानी बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड बढ़ी है। इट इंक्रीज प्रोडक्शन एट अ लार्ज स्केल, यानी वो हमें प्रोत्साहित करता है इंटरनेशनल ट्रेड कि हम प्रोडक्शन है वो बड़े स्तर पर करें। एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी to a country to make maximum and optimum utilization of various factor of production like labor and capital। यानी कि वो हमें इंक्रीज तो करता ही है कि प्रोडक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, साथ ही वो हमारे जितने भी रिसोर्सेज होता है उनका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यानी अधिकतम उपयोग और अनुकूलतम प्रयोग भी बढ़ाता है। जैसे कि हमारे कौन से फैक्टर हो गए, जैसे हमारा लेबर है या कैपिटल है, उनको हम अच्छे से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में डिमांड इंक्रीज़ हुई है, राइट। फिफ्थ पॉइंट है राइजिंग इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि। देखिए इसकी एक डेफिनेशन दी है, वो है वॉल्टर कॉज की डेफिनेशन। वॉल्टर कॉज ने अपनी डेफिनेशन में कहा है इंटरनेशनल ट्रेड परमिट मोर पीपल टू लीव टू ग्रेडलिटी मोर वेरिड टेस्टेड, हम जो भी हमारे टेस्ट होंगे, एंड टू इंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वुड बी पॉसिबल इन इट्स एब्सेंस। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहने के लिए हमें बता रहा है। दूसरा हमें क्या कर रहा है कि हमें वो इंटरेस्ट जो हमारे टेस्ट होते हैं, रुचियाँ जिसमें हमारी इंटरेस्ट रहेगा, उनको प्रदान करता है, और हमें हायर यानी उच्च जीवन स्तर जीने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, जो शायद इंटरनेशनल ट्रेड के एब्सेंस के बिना नहीं हो पाता, राइट। ये किसकी डेफिनेशन थी? वॉल्टर कॉज की डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलीव इन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड नेचुरल कैलामिटीज़, यानी आर्थिक संकटों और प्राकृतिक विपदाओं में सहायक। इंटरनेशनल ट्रेड में बी टर्म एज द ट्रू फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो मानवता का सच्चा ट्रू फ्रेंड्स है, ठीक है, क्योंकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बेटर यूज कर सकते हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उनमें ये सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री का सपोर्ट कर रही हैं। ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड अ कंट्री में ग्रेट असिस्टेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्राइसिस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही जब भी एक देश में क्राइसिस होता है तो दूसरी देश क्या कर रही है, उसकी सहायता करती है, राइट। चलिए 7वां पॉइंट है हमारा इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी रोजगार के अवसरों में वृद्धि। डिमांड ऑफ वेरियस कमोडिटी गेट इंक्रीज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ उसकी वजह से ही क्या हुई है, बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड बढ़ चुकी है। यानी डिमांड कब बढ़ी है, जब इंटरनेशनल ट्रेड है। टू फुलफिल दिस डिमांड सर्वल न्यू इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश, यानी उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कराएं, नई नई उद्योगों का
स्थापना हुआ है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज ड्यू टू एस्टैब्लिश ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, यानी हम कह सकते हैं कि नए नए उद्योगों की स्थापना तो की जाती है। उद्योग स्थापित होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो होगा उसके अवसर भी बढ़ जाएंगे, यानी रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे ही आपका कह सकते हैं प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। 8 पॉइंट है एक्सपांसन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि तकनीकी ज्ञान का विस्तार। सर्वल न्यू टेक्निक्स कंटिन्यू टू बी डेवलप्ड एट द वर्ल्ड लेवल, यानी हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर उत्पादन की नई नई तकनीकों की खोज होती जाती है। ऑल कंट्रीज फील इनलिंक्ड टू मेक यूज़ ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नई नई सभी देश अगर नवीनतम खोज करेंगे या उनको यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे व्यापार में हमारे जो देश होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें नई तकनीक की खोज होगी, नए नए कुछ भी नए आविष्कार होंगे, ठीक है। और आपके सभी देशों में अगर टेक्नोलॉजी का बारे में डिस्कशन होंगे या नई टेक्निक्स बढ़ेगी तो क्या कर सकता है, कोई भी देश उसको मंगाकर अपने देश में उस चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर गुड्स, सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता। देखिए, वेरियस गुड्स of cheaper rates become available in the all the country as the result of international trade, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही सभी देशों में सस्ती वस्तुओं का मिलना पॉसिबल हुआ है। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन अ कंट्री प्रोड्यूस ओनली दोज कमोडिटीज हुज कॉस्ट वर्क आउट टू बी मिनिमम, यानी हम कह सकते हैं कि विशिष्टीकरण के कारण एक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी लागत कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, यानी जिनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आए उसी का ही वो प्रोडक्शन करते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि थस द कंज्यूमर हैव नॉट टू पे हाई प्राइस फॉर वेरियस कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही क्या हो पाया है कि जिनकी लागत न्यूनतम आती है उसी का ही प्रोडक्शन करेगा और उसी कारण से उपभोक्ता को वस्तुओं की ज़्यादा जो प्राइस है, यानी हम कह सकते हैं हाई रेट, वो आपको चुकानी नहीं होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफाई कमोडिटी, यानी विशिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता। इसके लिए कह सकते हैं कि बेस्टेबल ने एक डेफिनेशन दी है, इट इज़ एबल टू procure commodities a country is absolutely unable to produce, यानी कह सकते हैं कि बेस्टेबल ने क्या कहा है, उन वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें हमारे यहाँ पे उत्पादित नहीं किया जाए या जिन्हें हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी एक देश का नागरिक जो है वो उन प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकता है जो उसके देश में नहीं है, क्योंकि वो अदर कंट्री से उसको क्या कर सकता है, उसको अपने देश में इंपोर्ट करा सकता है। तो ये हैं किसके पॉइंट रहे, हमारे इकोनॉमिक एडवांटेज थी। अब हम देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एडवांटेज के क्या पॉइंट रहे। देखिए, फर्स्ट है हमारा कल्चर रिलेशन, यानी सांस्कृतिक संबंध। उसकी एक डेफिनेशन दी है हॉर्न और गोमेज ने, क्या दे रखी है, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ ग्रेट सिविलाइजेशन एजेंसी। सिविलाइजिंग का मतलब क्या हो गया आपका कि भैया ये जो है वो सभ्यता का एजेंसी कहा है, किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभ्यता का सबसे बड़ा प्रचारक है, यानी आपको बता रहा है कि यहाँ कौन से देश में कस्टम्स हैं, दूसरे देश में क्या कस्टम्स हैं, उनके बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग कल्चर रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज़, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में क्या बढ़ा रहा है, सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में सहायता कर रहा है, राइट। सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्रीजमेंट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। इसकी एक डेफिनेशन दी है गुनार मिडल ने, वो डेफिनेशन है, इफ़ ट्रेड इज़ परमिटेड टू डेवलप बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप
it will be advantage for both the countries, not only from economic view but it may be also have favorable effect on further improvement in political relation। यानी कि दो देशों में या दो ग्रुप में अगर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है तो यह केवल सिर्फ इकोनॉमिक व्यू को ही नहीं बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक व्यू के लिए फेवरेबल नहीं है, बट इट में ऑल्सो फेवरेबल इफेक्ट वो किस पे डाल रहा है, आपके राजनीतिक जो संबंध है उस पर भी ये फेवरेबल इफेक्ट डाल रहा है। कौन? इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कॉपरेशन दोनों में, इकोनॉमिक लेवल और पॉलिटिकल दोनों में ही वो इंक्रीज कर रहा है। थर्ड हमारा पॉइंट है इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व। पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कम नियर्स, यानी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही दो देशों के लोग जो होते हैं वो आपने क्या कह सकते हैं, अपने नज़दीक आते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तब उसकी वजह से बाहर हम कह सकते हैं कि हम जो अदर कंट्रीज़ में जाते हैं घूमने, तो थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड इट डेवलप फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। और ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही जो नागरिक होते हैं उनके बीच में भाईचारा की भावना का विकास होता है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति पर बल। इंटरनेशनल ट्रेड नॉट ओनली द इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशन बट ऑल्सो इंडक्स द पॉलिटिकल कॉपरेशन। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल है वो आपका सिर्फ कह सकते हैं कि सहभागी जो आर्थिक भाग नहीं लेते हैं बल्कि राजनीतिक सहयोग भी सिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों में सिर्फ इकोनॉमिक लेवल या सिर्फ व्यापार करना उसी को ही नहीं बढ़ा रहा है, वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और ताकि देश में शांति बनी रहे सभी देशों में। ठीक है। इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आज इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही हम अदर कंट्रीज़ में एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महत्व, यानी प्रोफेसर एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर मियर ने, द एजुकेशन इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर परहैप्स मोर वैल्यूबल दैन द डायरेक्ट इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल कमोडिटीज़। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो मूल शिक्षा प्रभाव होते हैं वो सिर्फ कमोडिटीज़ या प्रत्यक्ष हम सिर्फ कमोडिटीज़ को ही नहीं इंपोर्ट करते हैं, यानी कि वे संभवतः भौतिक पदार्थों के प्रत्यक्ष आयात से भी कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की जो एजुकेशनल इफ़ेक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही पूरा हो पाया है, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यूबल कमोडिटीज़ के साथ साथ हम शिक्षा के सेक्टर हैं उसमें भी हम ग्रोथ कर पा रहे हैं। एक कंट्री के जो सिटीजन रहेंगे वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, और वो सभी इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। थैंक यू।